आज इंटरनेशनल टाइगर डे है। पूरी दुनिया में बाघ संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन को मनाए जाने का खास मकसद दुनिया भर में घटती हुई बाघों की आबादी का संरक्षण और उनको बचाने के लिए जागरूकता फैलाने का काम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आज हम बात करेंगे जंगलधानी मध्य प्रदेश की, जहां आज भी वन्य जीवन जिंदा और खुशहाल है। अगर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं तो मध्य प्रदेश को वाइल्ड लाइफ के स्वर्ग का तगमा मिला है। इसकी वजह वन्य प्राणी संरक्षण में मध्य प्रदेश के काम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य के वन विभाग के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो साल 2023 में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के साथ घड़ियाल स्टेट, तेंदुआ स्टेट, भेड़िया स्टेट और गिद्ध स्टेट का गौरवशाली ताज बरकरार रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ बीत रहे साल 2023 में देश भर ने सुनी। मध्य प्रदेश ने इस साल भी टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय मध्य प्रदेश में 800 से ज्यादा बाघ हैं। बाघों को मध्य प्रदेश की आबो हवा खूब रास आ रही है, जिससे उनकी आबादी देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। एमपी को मिला भेड़िया स्टेट का दर्जा। कैट प्रजाति के तेंदुओं को बेहद चालाक जानवर माना जाता है। साल 2022 की गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3427 तेंदुए हैं, जिसकी बदौलत इसे तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। तेंदुआ लगभग मध्य प्रदेश के हर कोने में जंगल में पाया जाता है। वन विभाग का अनुमान है कि साल 2023 में इसे 150 से 200 तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। इस तरह भेड़िया संरक्षण के मामले में भी मध्य प्रदेश अव्वल है। राज्य में भेड़ियों की आबादी 772 है। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां 532 की संख्या है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की आबो हवा और यहाँ का वातावरण भेड़ियों को भी खूब पसंद आ रहा है। यही कारण है लगातार वन्य जीवन का कुनबा यहाँ बढ़ता जा रहा है और एमपी का भेड़िया स्टेट का दर्जा मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज़्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के और देश के सभी बाघ प्रेमियों को आज के इस अवसर पर बधाई। मुरैना जिले में चंबल नदी पर बने घड़ियाल अभ्यारण्य को घड़ियालों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पिछली गणना के बाद घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2227 होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद बिहार की गंडक नदी का नंबर आता है, लेकिन वहाँ भी आंकड़ा 3 अंकों से ज्यादा नहीं। जलीय जीवन के संरक्षण और संवर्धन के कारण साल 2023 में मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट का तमगा मिला। मध्य प्रदेश गिद्ध के मामले में देश में सबसे आगे है। पिछली गणना के अनुसार एमपी में 9448 गिद्ध मिले थे। इसी के चलते इसे गिद्ध स्टेट का दर्जा हासिल है। इंडिया अहेड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आपको सुनवाते हैं इंडिया अहेड के पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन की वन पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत से इसी विषय पर खास बातचीत। आज इंटरनेशनल टाइगर डे है और इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश लगातार टाइगर स्टेट बना हुआ है और टाइगरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज इंटरनेशनल टाइगर डे पर मैं अपने क्षेत्र की, प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों को भी
धन्यवाद करता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और पब्लिक ने सह अस्तित्व के आधार पर मिलकर बाघों की संरक्षण करते हुए टाइगर स्टेट बनाए रखने का काम किया है। काफी पिछड़ा हुआ था पहले मध्य प्रदेश। 2006 की बात करें तो 300 बाघ थे, अब 785 तक संख्या पहुंच गई है। और क्या क्या इनके संरक्षण के उपाय सरकार अब आगे आने वाले समय में और इनकी संख्या बढ़ेगी। बाघों के प्रति हम सचेत हैं। हम पूरी तरह से बाघों का और समस्त वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, चीतों के लिए भी इंदिरा सागर में जो नीमच मंदसौर में जो अभ्यारण्य है वहां पर प्रक्रिया चल रही है, तो क्या पूरा योजना है? क्या नए चीते लाए जाएंगे या दायरा उनका बढ़ाया जाएगा जो कूनों में पहले से हैं? नहीं, नए चीते लाने का प्रोजेक्ट है और नए चीते लाकर वहाँ जब तैयार हो जाएगा तो नए चीते लाकर बसाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो बिल्कुल देखिए, नए चीते मध्य प्रदेश में और भी ज़्यादा बसाए जाएंगे और पुराने जो जीव हैं, चाहे वो हम घड़ियालों की बात करें या बाइसन की बात करें, टाइगर की बात करें, तेंदुआ की बात करें या चीतों की बात करें, सभी जीव जंतुओं में मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 और इनके संरक्षण के लिए भी लगातार नंबर 1 बना हुआ है। कैमरा पर्सन इरफान ज़्यादी के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया हेड, भोपाल। तो देखिए, मध्य प्रदेश ने ये साबित करके दिखाया है कि यदि आपके अंदर जज्बा है, यदि आप कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं तो आप वो साबित कर सकते हैं। पूरी दुनिया जब इस प्रकार से देख रही है कि बाघों की संख्या लगातार घट रही है, उसमें भारत ने और विशेषकर मध्य प्रदेश ने ये साबित कर दिखाया है कि किस प्रकार से बाघों को हमने नए तरीके से बढ़ाया है। उनके जो आंकड़े हैं उसमें भारी तरीके से इजाफा हुआ है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि केवल देखिए, वो केवल बाघ की बात नहीं है कि केवल बाघ की संख्या बढ़ रही है, उसके अलावा भी हमने आपको उन वन्य जीवों के बारे में बताया जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश और पूरे भारत में बढ़ी है और ये पूरे भारत के लिए कितने गौरव की बात है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पर्यावरण मंत्री, माफ कीजिए, पर्यावरण प्रेमी हरिओम तिवारी जी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ में पूर्व IAFS ऑफिसर आजाद सिंह डबास जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले हम आपके पास में चलेंगे और हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से मध्य प्रदेश में केवल बाघों की संख्या नहीं बढ़ रही, इसके अलावा और भी वन्य जीव हैं जो कि लगातार तेज गति से उनकी जो आबादी है, उनकी जो संख्या है, उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ के जंगल और एटमॉस्फेयर की। यहाँ के जो जंगल है और एटमॉस्फेयर है वो चीतों को भी पसंद आए। देखिए, विदेशी चीते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में रच बस गए हैं चीते। और चीतों की बात करें तो अब तक जो चीतों की संख्या है वो 26 हो चुकी है। और चाहे वो हम बाघ की बात करें या भेड़ियों की बात करें, गिद्ध की बात करें, तमाम जो जानवर हैं उनके लिए लगातार मध्य प्रदेश स्वर्ग अगर कह सकते हैं तो जानवरों का स्वर्ग मध्य प्रदेश बन रहा है। इसके लिए जंगली एटमॉस्फेयर तो जिम्मेदार है ही, उनको जो पसंद आ रहा है। सरकार की नीतियां भी हैं, एक से एक सरकार ने नीतियां बनाई हैं, नए नए अभ्यारण्य बनाए हैं, टाइगर रिजर्व में अच्छी पॉलिसीज लागू की हैं और व्यवस्थाओं को सख्त किया गया है। हालांकि कुछ लूप होल्स होते हैं लेकिन व्यवस्थाएं ओवरऑल अगर कहें तो मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं और यही वजह है कि टाइगर की संख्या भी लगातार बढ़ी है। रोहित। हरिओम जी, मध्य प्रदेश में पिछले 14 वर्षों में 3 गुना बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए और मैं कहूंगा पूरे विश्व के लिए कितने गौरव की बात और कितनी ज्यादा सीखने की बात है। टाइगर डे की आपको सभी को बधाई। संख्या जरूर बढ़ी है बट मेरी चिंता कुछ और है। टाइगर, हर एक टाइगर की एक टेरिटरी होती है, उसको एक जगह चाहिए रहने के लिए। तो मैंने उसकी आत्मा को छुआ है। मैं कार्टूनिस्ट हूँ, कार्टूनिस्ट के नाते उसकी आत्मा की बात करूँगा। टाइगर कहीं ना कहीं परेशान है। जंगलों में रिजॉर्ट खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, जो इसका एरिया है हम लोग उसके घर में घुस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे घर में अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो हमें कैसा महसूस होगा, ऐसा टाइगर भी महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जंगलों को जो एरिया है उसको डिस्टर्ब न किया जाए, मेरी चिंता ये है। बिल्कुल आजाद सिंह जी, हम देख रहे हैं कि जहां पे भी
नेशनल पार्क होता है वहाँ पे आसपास में कई जगहों पे गांव जो है वो खाली करा दिए जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पे तालाब बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो हरे घास हो उसकी उपलब्धता हो ऐसे फील्ड बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जिस प्रकार से हरिओम तिवारी जी एक मुद्दा उठा रहे हैं कि जहाँ पे भी वन्य जीव होते हैं उसके आसपास रिजॉर्ट वगैरह बना दिए जाते हैं, विशेषकर टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, उसमें कितनी ज्यादा सावधानी रखने की बात है ताकि किसी भी बाघ को या वन्य जीव को उससे किसी प्रकार की हानि न हो। देखिए, अभी तक जो नेशनल पार्क्स हैं या टाइगर रिजर्व हैं, इनके कोर एरियाज़ में भी वन विभाग ने टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ अलाउ कर रखी हैं और उनमें बहुत सारे लॉजेस बने हुए हैं कोर एरियाज़ में भी। अभी अभी 2-4 साल में हर एक उसको टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क में बफर का प्रावधान किया गया है और अब बफर एरियाज़ में ही ज़्यादातर टूरिज़्म की एक्टिविटी रहेंगी। कोर एरियाज़ अब थोड़ा सा उससे मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। होगा क्या, ये देखने वाली बात है। इसी तरह से कुछ उसके बाद जो जंगल आता है, दरअसल प्रॉब्लम क्या है, माना कि 300 के आसपास चले गए थे और टाइगर स्टेट का, जिस पर हम आज वन विभाग, जिसका मैं भी कल तक हिस्सा रहा हूँ, हम इस पे इतरा रहे हैं कि हम टाइगर स्टेट हैं, मैक्सिमम टाइगर्स हमारे पास हैं। दूसरे भी आपने अभी अपने इंटरव्यू में कुछ 2-4 चीज़ें और बताई कि गिद्ध का है तो क्रोकोडाइल का है, ये है वो है, चीता आ गया है, पैंथर का स्टेट भी है। लेकिन जो है वो पहला तो वो पर्याप्त नहीं है। 300 से अगर हम 785 आ गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मिनिमम होने चाहिए, इसका डबल तो मिनिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जितने भी टाइगर्स हैं हमने उनको कहाँ कन्फाइंड कर दिया है, नेशनल पार्क्स में और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स में। उसके बाहर जो जनरल एरियाज़ हैं, ये मात्र हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया जिनको बोलते हैं, ये मात्र जो वन क्षेत्र है उसका 10-11% है। 90% क्षेत्र जो है वो बाहर है, जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। उसमें आज से 20 साल 30 साल पहले इरफात में वन्य प्राणी मिलते थे जिसमें टाइगर भी होते थे। आज वो वहाँ से टाइगर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब 90% एरिया आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा एरिया में टाइगर ना के बराबर है, सारे के सारे इनमें आ गए हैं। तो ये भी एक, मैं नहीं मानता कि ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र हैं हमारे, जो जनरल जो जंगल हैं, आरएफ और पीएफ 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। बाहर के जो नॉन प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, उसके बाहर का जो जंगल, सामान्य जंगल है, वहाँ हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। उन वन क्षेत्रों में इतना ज़्यादा अतिक्रमण है, एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, उन पर जैविक दबाव इतना ज़्यादा है, उनमें फायर के इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं कि वो माइनिंग की एक्टिविटी आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जंगलों को बर्बाद हो गए हैं जंगल जो है। तो जब जंगल बर्बाद हो रहे हैं तो जंगल में जो रहने वाले, ख़ासतौर से सब पहला विक्टिम बनता है आदिवासी, जो सबसे ज़्यादा उसमें वहाँ रहते हैं। जब जंगल ही धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं तो उनका भी ये तकलीफ़ आना जो है वो बहुत वाजिब है। जहाँ तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, तो आज हम खुद टाइगर के घर में घुस गए हैं। कहाँ घुस गए हैं? उसके घर में घुस गए हैं। जितने वन क्षेत्र हैं जो बाहर, इनके टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से तो हमने आबादी को बाहर कर दिया है। उसे शिफ्टिंग में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, वो एक अलग बात है। उसको हमने ये ग्रासलैंड्स और वाटर के स्पॉट्स, वाटर होल्स तैयार करके हमने उनको किया है और वो वहाँ सुरक्षित हैं और वहाँ बढ़ रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था, शायद कान्हा की ही है। अब कान्हा में इतने ज़्यादा टाइगर हो गए हैं कि उनके मूवमेंट के लिए जितना एक टाइगर के लिए चाहिए 10-15 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वही अवेलेबल नहीं है। अब कह रहे हैं कि वहाँ से शिफ्ट करेंगे।
मतलब ये हम क्या इनको बिल्लियों की तरह, डोमेस्टिक कैट्स की तरह पालने चाह रहे हैं क्या? सर, मैं मोहन ये- यादव जी का एक बयान सुन रहा था, उसपे उन्होंने कहा था, जिस प्रकार से भोपाल में भी एक तस्वीर सामने आई थी कि बाघ जो है वो खुलेआम सड़क पे चल रहा था, तो उसपे उन्होंने कहा था कि देखिए कैसा हमने बदलाव कर दिया। अब हम देखते हैं कि वन्य जीव जो हैं वो भी इंसानों के साथ में एडजस्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले ऐसा होता था कि सिर्फ इंसानों को एडजस्ट करना पड़ता था, वन्य जीव भी ऐसे, जैसी आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऐसे खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं सरकार एक उपलब्धि बता रही है कि देखिए हमने इस प्रकार से इनकी संख्या में इजाफा कर दिया है कि अब तो ये आपको रास्ते चलते भी दिख जाते हैं। वाइल्ड एनिमल अगर अपना वाइल्ड बिहेवियर छोड़ देगा तो वाइल्ड एनिमल कहाँ रहेगा भाई? वो तो आप डोमेस्टिक ही हो गया ना, आपका पालतू हो गया वो तो। फिर ये कोई मैनेजमेंट का फंडा नहीं है। देखिए आप आज की तारीख में मध्य प्रदेश इतना लकी है, अगर देखा जाए कि जो भोपाल कैपिटल है इसके पास आप टाइगर देख सकते हैं, लेकिन उसको कितना बड़ा खतरा है, कितना क्यों आया इधर पास में? क्योंकि जहाँ वो था वहाँ पे जो है वो वहाँ उसके जो उसको चाहिए, उसको जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो मीट आउट नहीं हो रही, तो टाइगर बाहर आ रहा है, इधर घूम रहा है। उसकी कहानी ये है, ना ग्रासलैंड विकसित हुए हैं, ना वाटर होल हैं प्रॉपरली, तो टाइगर अपने इधर उधर उसकी तलाश में, जैसे ये कलिया सोत, ये वो कहाँ पानी वानी और ये सब के लिए इसकी तलाश में आता है। हमारे अब आपने पूरे जंगल में भोपाल के आसपास देखेंगे कलिया सोत, और इधर चले जाओ मेंडोरा, मेंडोरी, चंदनपुरा, सब अतिक्रमण कर रखा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए हैं, स्कूल्स आ गए हैं, रोड्स खुल गए हैं, अधिकारियों ने फार्म हाउस बना लिए हैं, और छोड़िए चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी घुस गए हैं, और बाकी छोड़ दीजिए आप। तो क्या हो रहा है? एनजीटी बार बार निर्देश दे रहा है कि ज्वाइंट सर्वे होना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइंट सर्वे करे और देखे ये क्यों हो रहा है। पड़ा है ऐसे ही। एनजीटी के निर्देशों की सरेआम अवहेलना क्यों हो रही है? क्योंकि सीनियर आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियंस वहां घुसे हुए हैं जंगल में और बर्बाद करेंगे उसके हैबिटेट को। वो देखने वाला नहीं। हम खुश हो रहे हैं 785 टाइगर हो गए, अरे यहाँ 1500 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे। आपके पास मालूम आपका जंगल कितना है? मध्य प्रदेश 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के बाइफर्केशन के बाद। उसमें से 1 लाख, ऑलमोस्ट 1,95,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे वन क्षेत्र है, ऑलमोस्ट 1/3, 30% तो है ही, अगर 1/3 देंगे तो उतने बड़े वन क्षेत्र में अगर हम 785 कहीं टाइगर अंदर बांधे बैठे हैं, यूं घुसाए बैठे हैं, तो उस पर मैं नहीं समझता कोई इठलाने की जरूरत है ना, उसको और सुदृढ़ करने की जरूरत है। 785 नहीं, ये हो जाएंगे 4 गुना कम से कम। अगर आप पूरे जंगल को आप सुरक्षित करिए, अपने आप टाइगर मूव करेगा और वो हो जाएगा। मैंने देखा है, मैं तो वाइल्ड लाइफ इसमें रहा नहीं, मैं अपने वैसे अनुभव के आधार बताता हूँ। सेंचुरीज मेरे अंडर कभी होती थी, मैं कभी पार्क में नहीं रहा, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो अपने अनुभव पर आपको ये 2-4 बातें बता रहा हूँ। मैं तो ट्राइबल्स के बीच में काम किया, मैं डेवलपमेंटल एंगल पे हमने चीज का मुद्दा आजाद जी उठा रहे हैं, आजाद जी कह रहे हैं कि भले बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो टेरिटरी है वो कम हो रही है, और लगातार अतिक्रमण को लेकर भी ये सवाल उठा रहे हैं। तो ये प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है सर? डवाब साहब ने बिल्कुल जायज चिंता उठाई है, उनकी चिंता जो है वो जायज है, और सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हरिओम जी ने कहा और डवाब साहब ने कहा कि हमने टाइगर तो बढ़ाए हैं, लेकिन टाइगर एक प्रोटेक्टेड एरिया में ही बढ़े हैं, जबकि नेचुरल उनका जो बिहेवियर होता है वो टेरिटरी बनाने का होता है और टेरिटरी चेंज करने का भी होता है। उनके लिए एक बड़ा एरिया जो है वो लगता है, तो कहीं ना कहीं हमने उनको कैद कर दिया है। ये जायज चिंता है। हालांकि सरकार ये भी दावे करती है रोहित कि हमने कई गांव का विस्थापन किया है, जिस तरीके से नए अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, गांवों का विस्थापन किया जा रहा है, एक एरिया विकसित किया जा रहा है, और सरकार कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वन्य प्राणी जो है वो सेफ रहे, इंसानों और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष ना बढ़े। नहीं तो होता ये है कि जब शहरी आबादी में जब जानवर आने लगते हैं तो या तो इंसान उनकी जान लेने लगते हैं या जानवर इंसानों पर हमले करने लगते हैं। इसका ताजा उदाहरण अभी रायसेन जिले के एक गांव में सामने आया था, जहां एक बुजुर्ग पर तेंदुआ बाघ ने हमला कर दिया था। तो इस तरीके के संघर्ष ना बढ़े, ये भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन सुरक्षित तरीके से और क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इस बात को सरकार को एक रणनीतिक तरीके से इस योजना को इम्प्लीमेंट करना होगा, कि जिस तरह डबा साहब कह रहे हैं कि एक नेचुरल टेरिटरी होनी चाहिए, कैद करके नहीं रखा जाना चाहिए जानवरों को। और ये वाकई सच बात है कि अगर इस प्लान पर सरकार चलती है तो और ज्यादा संख्या में इजाफा हो सकता है।
हरिओम तिवारी जी, चूंकि आप पर्यावरण प्रेमी के अलावा आप एक कार्टूनिस्ट भी हैं, तो जब आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का और भारत का जो बाघ है वो बाकी जगहों पे जब देखता होगा कि वहां पे बाघों की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है, और जो भारत में जो बाघों की संख्या है, विशेषकर मध्य प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ रही है, तो दोनों के बीच यदि आप बता पाए कि अगर बातचीत हो तो वो किस प्रकार की बातचीत हो पाएगी सर? आइडिया वहीं से क्रिएट हुआ था। मुझे 54 कार्टून्स मैंने बनाए हैं टाइगर पे। टाइगर को एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने पोर्ट्रेट किया है। टाइगर मनुष्य होता तो अपनी बात कैसे कह सकता था। एक छोटा सा एग्जांपल है कि टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है घर के बाहर, और टाइगर फैमिली लुकिंग फॉर ए हाउस। भैया 2 रूम किचन का हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि हमारे जंगल में दूसरे लोग घुस गए हैं। तो इसी तरह से आइडिया मुझे आए, और कई टची आइडिया भी मैंने, जैसे जू में टाइगर आ गया है तो टाइगर का बच्चा मिलने आया है, टिकट खरीद रहा है। तो इस तरह से मैंने 54 कार्टून्स बनाए। एक कार्टून में रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप क्यों आए भाई शहर में, तो वो कह रहा है, ये नक्शा दिखाता है कि ये मेरा घर था पहले, ये मेरी टेरिटरी थी, तो आप घुसे हैं मेरे घर में, मैं नहीं घुसा आपके घर में। तो इस तरह से काफ़ी मैंने टाइगर को की आत्मा को टच किया है, और 54 कार्टून्स काफ़ी लोगों ने पसंद किया। टाइगर स्पीक बुक भी आई है उसकी। तो टाइगर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं लगातार, संख्या बढ़ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी टेरिटरी भी तो बढ़ाइए आप, उसका घर भी तो बढ़ाइए। एक ही फ्लैट में कितने लोग रहेंगे? एक फ्लैट में अगर 20 लोग आप पहुंचा दोगे तो परेशानी तो होगी। हरिओम जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर क्या किया जाना चाहिए जिससे कि जो बाघ हैं उनको पर्याप्त अपने लिए जगह मिल पाए, स्पेस मिल पाए? इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं सर? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बहुत रेस्ट्रिक्टेड करना चाहिए कि जंगल के वहाँ पर ना कोई यूनिवर्सिटी खोले, ना कोई स्कूल खोले, ना रेस्टोरेंट खोले। इस तरह से काफ़ी, जैसा डबाज साहब ने बताया, तो लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। तो हम बहुत ही स्ट्रिक्ट हमें होना पड़ेगा कि जंगल को डिस्टर्ब न करें, क्योंकि टाइगर बचेगा तभी जंगल बचेंगे। अगर टाइगर ख़त्म होगा तो फिर जंगल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जंगल का एरिया मुझे लगता है बढ़ाना चाहिए, इस और प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि आज हम बाघों पे ही चर्चा कर रहे हैं, आजाद सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सफेद बाघ, जिसको कि मध्य प्रदेश से ही पूरे विश्व को सफेद बाघ मिला है, वो पहला बाघ जो था सर मोहन, यदि आप उसके बारे में कुछ बता पाएं और किस प्रकार से पूरे देश में और पूरे विश्व में सफेद बाघ आए, उसके बारे में सर अगर आप कुछ बताएं बैकग्राउंड। मुझे बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन रीवा जाना जाता था लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। इवन जो अपने स्पीकर साहब होते थे उनको भी, वो इस एरिया से थे, उनको भी एक स्पीकर साहब को भी व्हाइट टाइगर उस एरिया के थे, तो उनको भी बोलते थे। वो मतलब जोक अपार्ट, मतलब उनको भी लाइटर टोन में ऐसा कहा जाता था। फिर वो मुकुंदपुर जू बनाया गया वहाँ, और उसमें फिर उसके संरक्षण के प्रयास किए गए। 1 या 2 कुछ था मेरे ख्याल में बचा था। 52 के आसपास ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये खत्म हो गया था, जहाँ मैं, अगर मैं रिकलेक्ट ठीक से कर पा रहा हूँ। तो इस तरह का कुछ मसला था। मैं 1-2 इश्यू और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे अभी टाइगर यहाँ घूम रहे हैं भोपाल के आसपास, और बैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, वो जनता को चेताया जा रहा है, प्लीज डोंट मूव, टाइगर इज अहेड, ऐसा कुछ, ये टाइगर क्षेत्र है। ये क्यों आ रहे हैं? ये आज से 10-12 साल पहले इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनवायरमेंट, MOEF ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने इसकी इन प्रिंसिपल सहमति दे दी थी कि इस एरिया को प्रोजेक्ट टाइगर बनाया जाए, रातापानी को। लेकिन शिवराज जी ने क्या किया? उसमें गांव शिफ्ट होने थे, प्रोजेक्ट टाइगर की कंडीशंस हैं, गांव शिफ्ट होने थे, उनकी वोट थी वहां। अब लोग, कहानी क्या है? टाइगर डजंट वोट, टाइगर डजंट हैव ए वोट बैंक। लेकिन सर अब तो रातापानी पे सरकार ने भी मोहर लगा दी है, मोहन सरकार ने कहा है कि इसको आगे वो बढ़ाया 10 जाएगा। साल बाद वो चीजें आ रही हैं, और वो लगते आएगा, ठीक है। मैं मेरे जहन में है, अभी लगी है। बिल्कुल सर। टाइगर को भी वोट लेकिन 10-12 साल तो डिले हो गए ना, पूरा प्रोजेक्ट अधिकार मिलना चाहिए। 10-12 साल तो क्यों डिले हुआ? क्योंकि शिवराज जी का वोट बैंक था वहां, वो नहीं उसको करना चाहते थे। बातें करते हैं, आज जैसे इंटरनेशनल टाइगर डे है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे पॉलिटिशियंस। अरे भाई, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं उनके कंजर्वेशन के लिए? अभी 5 साल पहले पिछला मिनिस्टर, वो वैसे तो फॉरेस्ट के अगेंस्ट बहुत कुछ नहीं किया उन्होंने, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाते रहे, लेकिन एक अच्छा मूव किया था कि वो 11 सेंचुरीज
मध्य प्रदेश में नहीं प्रपोज किए थे, ये एक वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा मूव था, 11 सेंचुरी। लेकिन उसके बाद सरकार कांग्रेस की चली गई, फिर शिवराज सिंह आ गए, सारे के सारे पेंडिंग हैं, 11 के 11 प्रस्ताव पेंडिंग हैं। और अभी एरियाज डी नोटिफाई किए जा रहे हैं, खरबोर की सेंचुरी किए जा रहे हैं, आप कई सेंचुरी, ग्वालियर में एक सेंचुरी है उसका डी नोटिफाई कर दिया, सरदारपुर का डी नोटिफाई कर रहे हैं, सैलाना में डी नोटिफाई कर दिया। ये तो गवर्नमेंट कर रही है, ये तो बढ़ने ही थे। हमें वन विभाग क्या कर रहा है कि वो अंदर घुस घुस के पैसा वैसा आ रहा है तो बस वो पार्क्स में बढ़ा रहा। भाई आप डाइवर्सिफिकेशन कहाँ है? अब ये गढ़ियाल की फालतू रिपोर्ट है, ये वो क्यों बढ़ रही? अरे पूरा नदी को, पूरे सेंचुरी के एरिया को, पूरी नदी को खोद डाला रेत से, अवैध उत्खनन। आई वॉज चीफ कंजर्वेटर ग्वालियर फॉर 54 डेज। हमने देखा अपनी उससे जो है, तो वहां रेत जब आप इतना इतना उसको पूरे खोद डाल रहे हैं सेंचुरी को, कैसे बढ़ सकते हैं? ये सब फर्जी आंकड़े हैं, फर्जी आंकड़े हैं सब, कुछ नहीं। उसका ब्रीडिंग ग्राउंड खोद डाले, ब्रीडिंग ग्राउंड जहां होता है उसी को खोद डाला रेत वालों ने। सरेआम अवैध उत्खनन होता, पुलिस भी वहां खड़ी है, कलेक्टर भी वहां खड़ा है, वन विभाग तो है ही है, और सब देख रहे हैं। ऐसा है, क्यों ऐसा है? वहां कलेक्टर रहना है, वहां डीएफओ रहना है, वहां एसपी रहना है, और सब बैठे हैं अपने। और कभी कभी एक आध किसी ने लिया तो वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अभी कल शहडोल में चढ़ा दिया, कल शहडोल में जो है डिप्टी रेंजर वगैरह टाइप के गए थे, ट्रैक्टर चढ़ा दिया होता है डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड पे। ये हालत है। कहाँ की किन जंगलों के संरक्षण की बात कर रहे हैं? खत्म हो गए जंगल, आपका प्रोडक्शन कहाँ है? खत्म, कोई कहानी नहीं बची है। वो तो इसलिए 2-3 हजार रुपए, करोड़ रुपए अभी भी वन विभाग इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है। सागौन जो कल तक 500 रुपए बिकता था, वो स्क्वायर फीट पर किराया 5000। ये हालत है। ब्रिजेश जी, जो कीमत सवाल बढ़ी है। आजाद सिंह डाबास जी उठा रहे हैं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है कि केवल ये, चूंकि आप अगर आंकड़ों पे देखेंगे, आप रिपोर्ट की बात करेंगे, जिस प्रकार से बाघों की संख्या बढ़ रही है, इसको हर कोई मानता है, लेकिन अभी भी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने चुनौती बहुत है। जहाँ साहब बिल्कुल, देखिए रोहित, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन जो मौजूद सवाल है वो यही है कि राजनीतिक संरक्षण में कहीं ना कहीं ये अनवांटेड एक्टिविटीज जंगल के अंदर होती है, चाहे वो अवैध उत्खनन हो या फिर वीवीआईपी के जो बंगले और रेस्ट हाउस जो बनाए जा रहे हैं लगातार, वो मामले हो, अतिक्रमण वन की जमीन पर हो, ये तमाम चीजें राजनीतिक संरक्षण में ही संभव हो पाती हैं। और ये सरकार को देखना होगा कि उनके ही जो लोग हैं या फिर दूसरे दलों के लोग हैं, राजनीतिक संरक्षण में जो अवैध काम होते हैं, सबसे पहले वो रोके जाएं। दूसरा, सरकार के सामने रोहित चुनौती ये है कि इंसानों की आबादी भी लगातार विस्तार कर रही है, बढ़ रही है, और इंसानों की आबादी को भी नई नई जमीनें चाहिए, इसलिए जंगल खत्म किए जा रहे हैं। तो एक लाइफ ऑफ लाइन जो है वो इंसानों और वन्य जीवों के बीच में खींची जानी चाहिए, जो स्पष्ट तौर पर एक दूसरे से सुरक्षित करते हो। हालांकि जो सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में जो बाघ सम्मेलन हुआ था रोहित, उसमें आबादी दोगुना करने का लक्ष्य तो रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश सफल साबित हुआ है, लेकिन वन्य जीवों को संरक्षित करना और वन्य जीवों को उनका नेचुरल हक लौटाना, जिस तरह हरिओम जी कह रहे हैं, वो चुनौती बनी हुई है। और वो चुनौती दूर करने के लिए भी मुझे लगता है सरकारों को प्रतिबद्ध होना होगा, तभी वन्य जीवों को असली अपना हक जो है वो मिल सकेगा। बिल्कुल। हरिओम तिवारी जी, जो लोकल्स होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, उनका इस उपलब्धि में कितना श्रेय जाना चाहिए, उनको कितनी इसकी तारीफ करनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसमें जो लोकल्स होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, उनकी भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। मैं कहता हूं हमारा मैनेजमेंट अभी क्या हो रहा है, ट्राइबल वर्सेस टाइगर। हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए ट्राइबल विद टाइगर, टाइगर विद ट्राइबल। अभी हम वर्सेस पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? हम उसके वो जो ट्राइबल है उसकी हम ना उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे। वो शिकारियों के जाल में आता है पैसा कमाने के चक्कर में, गरीबी के चक्कर में। हम गरीबी में सड़ रहा है हमारा आदिवासी जो जंगल में रह रहा है, इसलिए वो आता है, इनके नेटवर्क में आता है, इनकी मददगार साबित होता है। वो बिल्कुल। कोई बड़ा आदमी जाके शिकार नहीं करता है, शिकार अल्टीमेटली आदिवासी ही करता है। आजाद जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके पास में तब आ नहीं पाया था क्योंकि वो अपनी बात बीच में रख रहे थे। अब आप अपनी बात रख सकते हैं सर, बहुत माफी चाहूंगा मैं आपसे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ग्वालियर में चीफ कंजर्वेटर था 2012 में। मैंने देखा कि ग्वालियर में पूरा सेंचुरी
खोद डाला पत्थर के लिए, और मुरैना में पूरी चंबल खोद डाली और बाकी रेत के लिए। और हमारे डीएफओ, मेरे समय जो डीएफओ पदस्थ थे वो खुद इन्वॉल्व थे उसमें, पैसा खा रहे थे रेत के अवैध उत्खनन पे और उस पे। और दूसरे दिन से भी कलेक्टर के यहाँ अलग धंधा बंधा हुआ है, एसपी के यहाँ अलग धंधा बंधा हुआ है। हो सकता है कभी ऐसा? क्यों आपको वो करते हैं, अटैक करता है माफिया, क्यों हावी हो जाता है? क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं और कभी कभी ये फिर कार्रवाई का नाटक करते हैं। ये कहानी है। मैं जो दूसरा बता दूंगा आपको, लगभग 10 साल मध्य प्रदेश लॉस्ट दिस टाइगर स्टेट तगमा बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि ऐसे ऐसे अधिकारी पदस्थ कर दिए गए। पन्ना फॉर एग्जांपल, पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर की आबादी 0 हो गई थी। कितने थे? 21। कितने हो गए? 0। किनने किए? जो वहां फील्ड डायरेक्टर थे, उनकी नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंस और उनकी मिलीभगत से। वो किनके चाहते थे? यहां और जो सीनियर अधिकारी बैठे हुए थे विभाग में, वो उनको शेल्टर दे रहे थे, वो उनकी गलत जानकारी में बैठे हुए थे। जब ये मसला उठा और सीबीआई जांच की मांग हुई, तो उस समय का जो ये था प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, हॉफ जिसको बोलते थे, वो पहले वाइल्ड लाइफ देखते थे। जब उन पे बात आई तो गवर्नमेंट ने उनको बुलाया और वो कहने लगे, वो फिर अपना रास्ता देख कहां चले गए? मध्य प्रदेश छोड़ के कहां चले गए? दिल्ली चले गए कि यहां से निकल जाओ। दूसरे अधिकारी को, जो अभी बड़े बड़े वो बनते हैं, बहुत बड़े टाइगर कंजर्वेशन के बहुत बड़े, क्या बोलेंगे उनको, बोलेंगे हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। दूसरे अधिकारी वो थे सेकंड इन कमांड, उनको वाइल्ड लाइफ से शिफ्ट किया गया दूसरी शाखा में। 4 महीने बाद फिर वहीं बैठ के मतलब फिर वहीं बैठा दिए। ये तो हालत है। और वो सीबीआई की जांच जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करवा, जिन्हें रिकमेंड किया था शवदीप सिंह, उनको ही वाज अनसेरेमोनियसली रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एसीएस फॉरेस्ट और उनको साइड में बैठा दिया गया। ये तो गवर्नमेंट है। कहां की बात कर रहे हैं आप? कौन सी गवर्नमेंट, किसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? ये जो फर्जी आप खुश होते हैं 785, व्हाट इज 785? कर्नाटका हमसे 1/3 एरिया है। कर्नाटका दो टर्म टाइगर स्टेट रहा, 1/3 फॉरेस्ट है कर्नाटका में। उत्तराखंड में कितना जंगल है हमसे कंपैरिजन में? वो सेकंड रहा। उत्तराखंड भी उसके पास आता रहा। कितना है वहां एरिया, क्या है? मध्य प्रदेश जंगल का स्टेट है भाई। इसको क्या कर रहे हो? नर्मदा वर्मदा भी आपकी बहनी बंद हो जाएगी। ये जंगल बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ ग्लेशियर नहीं आ रहे हैं। ये तो जंगलों से, जंगल जो साल के जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वहाँ उनके इतनी डीप रूट्स हैं, वहाँ से पानी रिस के वहाँ आता है अमरकंटक से जब नर्मदा चलती है। आप जंगल खत्म हो रहे हैं, हम सो रहे हैं। ये हालत है। बिल्कुल। क्या बताएं हम हरिओम आपको? जी, मतलब क्या यदि बताएं? प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, आजाद जी कह रहे हैं कि प्रशासन यदि सही तरीके से एक्शन ले और सही तरीके से काम करे तो ये आंकड़ा जो है वो जादुई आंकड़ा हो सकता है। केवल 785 पे खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। 4 टाइम 785 को और 4 से गुना कर दीजिए। ये टाइगर होना चाहिए, तब मैं मानूं कि हाँ यस, विभाग भी काम कर रहा है, पॉलिटिकल मास्टर भी काम कर रहा है। पॉलिटिकल मास्टर कंसर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कोई कंसर्न नहीं है इनको। मोहन यादव ने अगर एक वो कर दिया है, एक उसको वो दे दिया, मैं उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मानता। बिल्कुल। हरिओम जी, अब आप अपनी बात रखिए। मुझे लगता है कि हमें अपने लालच कम करने पड़ेंगे और एक सही तरीके से, सही मन से जंगलों को बचाने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हम लोग अगर एक पहाड़ को देखते हैं तो हमें उसकी ब्यूटी दिखती है। जब एक माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर खड़ा होता है तो उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वो उसको खोदने का प्रयास करता है। तो इस तरह के जो लालच है हमारे अंदर, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा अगर वाकई जंगल बचाना है, वाकई टाइगर बचाना है और वाकई पर्यावरण बचाना है। तो इस तरह की चीज़ों पर हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को पूरी तरह एक सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, तभी जंगल बचेंगे और तभी टाइगर बचेगा और तभी हमारा पर्यावरण भी बचेगा। लेकिन सर, टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत अहम हो जाता है। यदि आपके पास में बाघों की संख्या, अभी हालांकि आप देश में बहुत ज्यादा है आपका, और देश में सबसे ज्यादा अगर बाघों की संख्या है तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यदि इसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है, जैसे कि आजाद सिंह जी कह रहे हैं, तो टूरिज्म आप समझिए कि केवल बाघों की संख्या 4 गुना नहीं होगी, कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो भी 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा टूरिज्म, लेकिन हमें मतलब टाइगर को बगैर डिस्टर्ब किए हुए उस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी
क्योंकि मैंने देखा है कई लोग जाकर बहुत ही क्लोज टाइगर के पास जाते हैं, कई लोग टीज़ भी करते हैं। हालांकि जू में भी मैंने देखा है कई लोग पत्थर मारे हैं, कुछ करेंगे। तो वही टाइगर को हम डिस्टर्ब ना करते हुए अगर टूरिज्म को बढ़ावा दें तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, क्या कर सकते हैं हम जिससे कि बाघों की संख्या और ज्यादा बढ़े और ज्यादा टूरिज्म भी आए, और खास बात यह हो कि टूरिज्म के बढ़ाने के चक्कर में हम पर्यावरण को या फिर बाघों को सीधे तौर पर अफेक्ट ना करें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह आजाद जी ने बताया है तमाम स्थितियां और एक तंत्र को लेकर के किस तरह नेक्सस जो है वो काम कर रहा है। हालांकि बहुत कुछ सुधार भी हुआ और सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज भी इस्तेमाल की हैं, लागू की हैं, और यही वजह है कि हर क्षेत्र में विकास जो दिख रहा है, संख्या तो बढ़ी है, इसका मतलब सरकार काम तो कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को जन भागीदारी से उनका सपोर्ट लेकर लोगों को तो जागरूक करना ही होगा, लेकिन सिस्टम को भी थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है। और भी अच्छी पॉलिसीज जो है, एनजीटी के निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देश इस बारे में है, गाइडलाइन है, और केंद्र सरकार के जो अपकमिंग योजनाएं मध्य प्रदेश को लेकर हैं, ये अगर हुबहू और ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, और उसके लिए जरूरी होगा कि सिस्टम जो है उसको ठीक किया जाए, तो ये तमाम चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि रिजल्ट और भी बेहतर हो सकते हैं। रोहित। बिल्कुल। हरिओम जी, राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, और केंद्र सरकार इसमें किस प्रकार से मदद कर सकती है ताकि मध्य प्रदेश देश में और ज्यादा बाघों की संख्या जो है वो बढ़ा पाए? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार को कुछ उस तरह के परियोजनाएं, ये योजनाएं लानी चाहिए जिससे टूरिज्म भी बढ़े और बाघ भी सुरक्षित रहे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। केवल सेमिनार करने या फिर होटलों में बैठकर योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए। और जैसा कि डबा साहब ने कहा कि आदिवासियों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि असली जंगल के मालिक वही लोग हैं, और जब तक उनको आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, उनसे सलाह नहीं लोगे कि किस तरह चीज़ें जंगल को बचाया जाए, तो तभी सही तरीके से प्रयास हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहेंगे आजाद जी से। आजाद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो बाघों की संख्या है वो तो बढ़े ही, साथ में टूरिज्म भी आए, और मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक सीख दे पाए कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से बाघों की संख्या घट रही है वो मध्य प्रदेश से सबक ले और वहां पे भी बाघों की संख्या है जो वो बढ़े। क्योंकि केवल भारत में बाघों की संख्या बढ़ने से ये संकट जो है वो समाप्त नहीं होगा, ये देशव्यापी ये संकट नहीं है, विश्वव्यापी है। पूरे विश्व में जिस प्रकार से बाघों की संख्या घट रही है उसमें विश्व को भारत से क्या सीखने की जरूरत है? मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का इतना, यहाँ टूरिज्म वाइल्ड लाइफ ही बेस्ड हो सकता है। मध्य प्रदेश में और कुछ नहीं है वाइल्ड लाइफ। ये किले विले फोर्ट वोट ये तो इसीलिए लोग राजस्थान जाते हैं, तो लोग आगरा ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ इस पर वो फोकस है ही नहीं अभी भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे। इतना पोटेंशियल है, कम से कम भी 10 टाइम्स आज की तारीख में 2 साल में, ज़्यादा नहीं 2 साल में हम 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। इतना रोजगार हम आदिवासियों को दे सकते हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से, और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन को इतना बढ़ावा दे सकते हैं। जब वहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जुड़ेंगे, धंधा मिलेगा, तो वो क्यों शिकार के लिए जाएंगे? लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। बहुत कुछ उसमें किया जाना है। मैं कतई सहमत नहीं हुई इस 785 के आंकड़े से। और उसके साथ एक छोटा सा आप आगे प्रोग्राम में एक ऐड कर दूं, पालपुर कूनो 20 साल से प्रोजेक्ट घिसट रहा है। पालपुर कूनो तैयार किया गया था लाइन के लिए, सेकंड होम फॉर लाइन, क्योंकि गुजरात में गिर में अगर कोई जेनेटिक बीमारी फैल गई तो पूरी की पूरी आबादी लाइन की वॉश आउट हो जाएगी। लेकिन नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, ये कमेटी वो कमेटी, फिर लगा दिया गुजरात उसको देने। गुजरात कौन? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डजंट वांट। बिल्कुल, दिस इज द इश्यू। और अभी ये हमारे मंत्री और ये मुख्यमंत्री बोलेंगे उनको, मोदी जी को, कि आप दीजिए हमें लाइन। इनकी औकात है? ये जाके बात करेंगे प्रधानमंत्री से? सवाल ही पैदा नहीं होता। पढ़े वो चीता ला रहे हैं कहीं घुमा के, वो आधे मर रहे हैं आधे रह रहे हैं, ये चीता है। बिल्कुल बिल्कुल ना भाई वैसे कहीं चीता उठा लाए, अरे भाई आप वो लाइए, आप
कितना कितना टाइम्स आपका पूरा चौपर तो भूखमरी शहरी आदिवासी गरीबी में ब्रिजेश जी, कुपोषण में ब्रिजेश सड़ रहा है। जी, जो सवाल ये उठा रहे हैं कि चीता को आपने लाया है, पर चीता को सही तरीके से संरक्षण देना होगा और तभी जाके चीता भी जो है वो प्रोजेक्ट चीता जो है कूनो वाला वो सफल हो पाएगा। ब्रिजेश जी, लास्ट कमेंट बस छोटा रखिएगा सर। बिल्कुल, देखिए सरकार की अभी कई योजनाएं ऐसी हैं, अपकमिंग जो स्कीम्स हैं कि चीतों को और भी जगहों पर बसाया जाएगा, गुजरात में लाया जाएगा, और भी जगह सर्वे लगातार चल रहा है कि कहाँ चीतों की संभावना जो है वो बसाने की हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चीते लाए गए थे वो अब सर्वाइव करने लगे हैं कूलों में, और मुझे लगता है कि ऐसी ही अच्छी मंशा के साथ अगर कोई अच्छी योजनाएं आती हैं तो वाकई उसका रिजल्ट मिलता है। कई सारी जगहों पर सरकार सफल साबित हुई है, कुछ और गुंजाइश है लूपहोल्स है और दूर करने की जरूरत सरकार को है। बिल्कुल, तो हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए हरिओम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आजाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ब्रिजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से हमारे जो गेस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बाघों की संख्या बढ़ रही है, यदि सही तरीके से रणनीति अपनाई जाए, सही तरीके से जो नीति है उसको अप्लाई किया जाए, तो ये संख्या जो है वो जादुई संख्या हो सकता है और जो 785 का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ेगा और इसमें आपको और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ में फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।